आदरणीय इंद्रेश कुमार जी और आदरणीय गोलोक बिहारी जी ने एक बहुत ही विस्तार से आज के जो विषय है उस विषय का प्रस्तावन किया है। कुछ समय पहले से इस विषय पर बातचीत करने का प्रयास हो रहा था। जब आदरणीय गोलोक जी से बात हुई थी तो विषय ऐसा निकला कि आज हम देश की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए, जिस बात का माननीय आदरणीय इंद्रेश जी ने भी उल्लेख किया कि स्वतंत्रता अपने आप में एक अंतिम निर्णय नहीं है। इट इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस। इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ ए प्रोसेस, और इस इंडिपेंडेंट को, ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं करना चाहिए। किसी न किसी संस्था को इन सभी विषयों पर विचार करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और हम सब ये भी जानते हैं कि 70 वर्षों में, स्वतंत्रता के 70 वर्षों में हमने एक प्रयास देखा है देश में कि एक नैरेटिव खड़े करने की एक बहुत बड़ा प्रयास है। यानी भारत यानी क्या है, इसका एक हम नैरेटिव प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। परंतु क्या जो नैरेटिव हमने इन पिछले 70 वर्षों में खड़ा किया है वो रियलिटी है क्या? यानी इस नैरेटिव को हम अपने आप को एक प्रातिनिधिक रूप से यही भारत का नैरेटिव है या आइडेंटिटी है, ऐसा कह सकते हैं क्या? अगर कह सकते हैं तो वो किस आधार पर हम कहते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर हमारी स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस क्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम सब एक बात जानते हैं कि देश के बारे में अनेक महापुरुषों ने कहा है कि जो दुनिया में अन्य अन्य देश हैं वैसे भारत भी एक ज्योग्राफी है। ऐसा नहीं है। इंडिया इज नॉट जस्ट अ ज्योग्राफी, इंडिया इज नॉट जस्ट अ कंट्री। भारत एक विचार है। भारत एक विचार को अपने आप में रखता है, और भारत का जो विचार है वो एक दृष्टि से देखा जाए तो, जैसे आदरणीय इंद्रेश जी ने कहा, भारत को विश्व गुरु कहा गया। विश्व गुरु इसीलिए कहा गया कि दुनिया में समय समय पर जो प्रश्न निर्माण होते हैं उन सभी प्रश्नों का कहीं ना कहीं उत्तर देने का प्रयत्न भारत ने समय समय पर किया है। अब ये जो प्रयत्न किया है ये कोई 50 वर्ष या 100 वर्ष का मामला नहीं है। जब इतिहास ने अपने आंखें खोली तो भारत को एक देश के रूप में ही देखा। इसीलिए हम कहते हैं कि हम बहुत पुरातन राष्ट्र हैं, और इस पुरातन राष्ट्र के संदर्भ में इसका जो पुरातन जो है, इनकी जो एंशियंस है वो कितना पुरातन है। मतलब इसके उल्लेख राष्ट्र के संदर्भ में हम जब कहते हैं कि उसका उल्लेख बहुत ही पहले से मिलता है। वेदों में राष्ट्र का उल्लेख है, राष्ट्र शब्द का उल्लेख है, राष्ट्र शब्द की व्याख्या है। और राष्ट्र शब्द की व्याख्या करते समय वेदों में कहा गया है कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे ऋषि मुनि जो सोचते थे कि दुनिया का भलाई होना चाहिए। अब दुनिया का भलाई करने के लिए दुनिया के सामने जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को मिटाने के लिए, उन सभी प्रश्नों को सुलझाने के लिए एक एंटिटी, एक ऐसी एक संस्था का निर्माण होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। भद्रम इच्छन्तु ऋषय स्वरविदः तपो दीक्षा उपासे दुराग्रे। भद्रम इच्छन्तु ऋषय स्वरविदः, यानी भद्रम मतलब अच्छे विचार करने वाले ऋषि, ऋषिगण, ऋषयः। संस्कृत में ऋषयः एक बहुवचन है। कुछ ऋषि मुनियों ने भद्रम इच्छन्तु ऋषय स्वरविदः तपो दीक्षा उपासे दुराग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम।
तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु, यानी राष्ट्र की उत्पत्ति यहां से कहा गया है। राष्ट्र की उत्पत्ति क्यों हुई? राष्ट्र की उत्पत्ति इसीलिए हुई कि दुनिया के सामने, विश्व के सामने जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का निराकार करने के लिए एक एंटिटी के नाते राष्ट्र की निर्माण हुई। ये हमारा राष्ट्र के संदर्भ में विचार है। मतलब हमारा जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, वो स्ट्रेटेजिक थॉट की शुरुआत यहाँ पर होती है। इसीलिए भारत को केवल मात्र एक ज्योग्राफी नहीं, केवल मात्र एक इंडिया, एक कंट्री इस प्रकार नहीं, परंतु एक राष्ट्र कहा गया। जैसे माननीय इंद्र जी ने कहा, इसी को विश्व गुरु का स्थान दिया गया। विश्व गुरु का मतलब आज के जियोपॉलिटिकल संदर्भ में जिसको हम स्ट्रेटेजिक नेशन कहते हैं, स्ट्रॉन्ग नेशन कहते हैं, आज भी स्ट्रॉन्ग नेशन किसे माना जाता है? स्ट्रॉन्ग नेशन की जो कल्पना है, स्ट्रॉन्ग नेशन की जो डेफिनेशन है, और ये इंटरनेशनल थियरी में भी अगर हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग नेशन और स्ट्रेटेजिक नेशन में परिवर्तन होते रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने 500 साल पहले किसी देश को स्ट्रॉन्ग कहा और वो आज भी स्ट्रॉन्ग है। एक समय ऐसा था, जैसे हम माननीय इंद्र जी ने जिस बात का भी उल्लेख किया कि यूनान ने मिस्र रोमा सबमिट किए, जहां से बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, ये क्यों? यानी एक समय था जब ये जो देश थे पूरे दुनिया में उनका राज चलता था, उनकी ताकत बड़ी मानी जाती थी, परंतु आज इनमें से कोई भी देश जिस जिस स्थिति में वो ताकतवान थे उस स्थिति में आज इस देश कोई देश नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ गई उनकी ताकत? परिस्थितियां तो वही हैं। परिस्थितियां देश में आज भी दुनिया में संघर्ष होते हैं, तो इन संघर्षों का सामना करने की दृष्टि से आज कौन सा देश आगे आ रहा है? एक समय था 100 साल पहले जब कॉलोनाइजेशन का दौर चल रहा था, तब ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है, उसका नाम ही ग्रेट ब्रिटेन इसीलिए हुआ क्योंकि जो इंग्लैंड कहता था, जो इंग्लैंड समझता था, जो इंग्लैंड सोचता था, वही दुनिया में होता था। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि उस इंग्लैंड को कोई पूछता नहीं है, और उस इंग्लैंड में भी अगर वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है तो भारत से चले जाते हैं। यहाँ तक कि इंग्लैंड में इंग्लिश पढ़ाने के लिए भारत से प्रोफेसर जाते हैं। ये आज इंग्लैंड की स्थिति है। आज इंग्लैंड में किसी ने कहा कि इंग्लैंड में जितने भी भारतीय डॉक्टर हैं, वो सभी भारतीय डॉक्टर एक दिन अगर काम नहीं करेंगे तो पूरा इंग्लैंड का जो मेडिकल फैसिलिटी है वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहा गया। क्यों? आज इंग्लैंड ताकतवर देश नहीं है। वैसे देखा जाए तो पिछले 60-70 वर्षों में भी ये ताकतवर देश की जो कंसेप्ट है, स्ट्रेटेजिक थिंकर, स्ट्रॉन्ग नेशन के कंसेप्ट जो हैं वो भी परिवर्तित होते गए हैं। उनमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, वो वर्ल्ड ऑर्डर इज एन एटर्नली चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर नाम की कोई संस्था नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर नाम का कोई नियम नहीं है। वर्ल्ड ऑर्डर किसी नियम के तहत चलता नहीं है, परंतु दुनिया का जो चाल चलन है वो उस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों का परख होता है, असर होता है। तो ये असर क्या होता है? ये किस ताकत के आधार पर चलता है? कॉलोनीज के ताकत पे आधार पर चलता है या सामरिक शक्ति के आधार पर चलता है? दुनिया का सबसे बड़ा सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो विमान बनाने वाली कंपनी फ्रांस है, लेकिन फ्रांस आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा रॉकेट जिसने अंतरिक्ष में भेजा है वो अमेरिकन कंपनियां हैं, लेकिन अमेरिकन कंपनियां आज ताकतवर नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आर्थिक दृष्टि से मजबूत कोई देश था तो जापान एक जमाने में दुनिया का सबसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत माना जाता था। जापान वाज द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड, ऐसा माना जाता था। लेकिन आज जब जापान जो है वो आर्थिक दृष्टि से प्रबल देश नहीं है, देश आर्थिक दृष्टि से नंबर 1 देश नहीं है। इसीलिए ये जो पैरामीटर्स हैं ये परिवर्तित होते रहते हैं। इसीलिए देश के सामने, दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है वो एक कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेटेजिक थॉट होता है और एक मॉरल कंपास होता है। दुनिया चलती है एक मॉरल कंपास के कारण। तो आज मॉरल कंपास किसके पास है? दुनिया का कॉन्शियंस कीपर कौन है? अमेरिका और चीन नहीं है, रूस और जापान नहीं है। दुनिया का मॉरल कंपास,
दुनिया का जो एक दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया का जो कॉन्शियस कीपर है वो भारत है। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया है। और इस भारत को विश्व गुरु कहने की जो बात है वो एक स्ट्रेटेजिक थॉट के आधार पर निर्माण होता है। इट्स अ स्ट्रेटेजिक थॉट एंड स्ट्रेटेजिक थॉट रिलाइज ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग नेशंस हिस्टोरिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल फोर्सेस हैं। और स्ट्रेटेजिक कल्चर आल्सो डिपेंड्स अपॉन सम सॉर्ट ऑफ एन अप्रोचेस दैट वी हैव टेकन अप। तो इस स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस को अगर समझना हो तो इस स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस को तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है एंशिएंट पीरियड, एक होता है मिडीवियल पीरियड और एक मॉडर्न पीरियड। तो अगर हम देखेंगे तो एंशिएंट पीरियड में जैसे एक देश के बारे में विचार था, दुनिया के बारे में विचार था। हम लोगों ने सुना होगा मृच्छकटिका या कलहन की राज तरंगिणी। इस कलहन की राज तरंगिणी में और मृच्छकटिका में दुनिया के बारे में सारा विचार है। दुनिया में कैसे देश होते हैं, किस प्रकार के देश होते हैं, देश की ताकत कहाँ पर होती है, राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए, किस प्रकार देश चलना चाहिए, देश की आर्थिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर उस पर चर्चा है। तो ये चर्चा कहाँ से आई? इसके पहले तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं थे जहां पर कोई पढ़ाते थे और किसी ने किताब लिखा हो, परंतु ये सभी थॉट प्रोसेस जो है वो देश का ही थिंकिंग प्रोसेस, देश के ही विचार का एक निचोड़ है जो एंशिएंट पीरियड में हमारे सामने आए हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मिडिवल पीरियड में चाणक्य तक का समय जो है उसमें हम देखते हैं कि राष्ट्र के सामने जो समस्याएं आती है उन समस्याओं का निदान कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। और एक राजा को अपने प्रजा के साथ ही नहीं परंतु अन्य अन्य देशों में, यानी केवल भारत की बात नहीं करते हैं चाणक्य, वो पूरे समय पर उस समय के जितने देश थे उन सभी देशों के बारे में बात करते हैं और किस प्रकार होना चाहिए। उस समय जो आक्रमण हुआ अलेक्जेंडर का, उस अलेक्जेंडर के आक्रमण के सामने एक साधारण शिक्षक खड़ा होकर उस आक्रमण को जिसने उत्तर दिया था और मगध का पूरा साम्राज्य में परिवर्तन लाने की ताकत उस एक व्यक्ति में थी और उसका विचार इसी प्रकार राष्ट्रीय चेतना के आधार पर था। यह मिडिवल पीरियड था। अगर हम देखेंगे तो उसके बाद मॉडर्न पीरियड आता है। मिडिवल पीरियड से अगर हम देखते हैं तो मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच में काफी वर्षों का संबंध है। मतलब 1000 वर्ष का जो अगर इतिहास देखते हैं, हम कहते हैं बार बार हम इतिहास के किताबों में भी पढ़ते हैं, मेरा व्यक्तिगत मत है कि पुरानी जितने भी इतिहास के किताब हैं उन सभी इतिहास के किताबों को बंडल बांध के फेंक देना चाहिए और नए सिरे से इतिहास लिखने की आवश्यकता है। हमें स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाया जाता है, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि 1000 वर्षों का गुलामी का राज था हमारे पास। यहाँ पर 1000 वर्षों का गुलामी का राज नहीं था। इट वॉज नॉट ए 1000 ईयर ऑफ गुलामी। इन गुलामी के पीरियड में अगर 1000 वर्षों का इतिहास अगर हम देखते हैं तो इन्हीं 1000 वर्षों में यहाँ पर 3 साम्राज्य हुए। मगध का बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ। मगध का साम्राज्य था वो केवल मगध तक सीमित नहीं था, तो 3000 वर्ग किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में था मगध का साम्राज्य। और ये मगध का साम्राज्य क्या था? मगध का साम्राज्य भारत का इतिहास था। मगध का साम्राज्य भारत का एक आइडेंटिटी था। उसके बाद यहाँ पर हिंदवी स्वराज, दूसरा दक्षिण में एक स्वराज साम्राज्य निर्माण हुआ, विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य जो था वो मगध के साम्राज्य का एक कंटिन्यूटी था। और विजयनगर साम्राज्य के 300 साल बाद इसी देश में हिंदवी साम्राज्य निर्माण किया शिवाजी महाराज ने। तो इसी 1000 वर्षों के कालखंड में हमारे देश में 3 साम्राज्य हुए और इन तीनों साम्राज्यों के जो अधिष्ठान है वो एक ही है, भारत का सर्वोच्चतम विचार। इस भारत के सर्वोच्च विचार को एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड के आधार पर भी अगर हम देखेंगे तो एक जो स्ट्रेटेजिक थॉट है उस स्ट्रेटेजिक थॉट की कंटिन्यूटी है।
एक लगातार स्ट्रेटेजिक थॉट का एक कंटिन्यूटी है, और इस कंटिन्यूटी के आधार पर ही हम स्वतंत्रता संग्राम के पार्श्वभूमि को भी देखना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के पार्श्वभूमि में भी जिस बात का माननीय गोलोक जी ने उल्लेख किया, ऐसे बहुत से जो से स्वतंत्रता सेनानी थे, विचार करने वाले थे, साधु पुरुष थे, सन्यासी थे, इन सभी लोगों ने इसी इतिहास से प्रेरणा लेकर एक नए भारत का, और भारत के सामने उस समय जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का एक उत्तर ढूंढने की कोशिश की, प्रयत्न किया। कोई सक्सेस यशस्वी हुए, कोई यशस्वी नहीं हुए, उसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रयत्न गलत था, प्रयत्न कम पड़ सकते हैं। इसीलिए इन सभी प्रयत्नों को सखोल अभ्यास करके, इन प्रयत्नों के पीछे जो हेतु है, इन प्रयत्नों के पीछे जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रयत्न है, बहुत बड़ा प्रयास है, और एक भारत का एक नया आइडेंटिटी निर्माण करना, और ऐसा आइडेंटिटी निर्माण करना जो इसके पुराने आइडेंटिटी के साथ मेल खाता हो, मिलता जुलता हो। इस प्रकार की जो कंटिन्यूटी है, continuity of history, continuity of culture, continuity of our national identity, इस नेशनल आइडेंटिटी की कंटिन्यूटी को लोगों के सामने रखना, दुनिया के सामने रखना, और दुनिया के सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा प्रयास है। और मैं फैंस को साधुवाद देता हूँ। फैंस के एक दृष्टि से देखा जाए तो जब फैंस की शुरुआत हुई थी तब से मैं फैंस के साथ जुड़ा हूँ, और आदरणीय इंद्रेश जी जो है वो हमारे सबके मार्गदर्शक हैं। इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को हम वी विल टेक दिस होल आइडिया, दिस होल प्रोग्राम टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। इसमें हम सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विचार को आगे बढ़ाएं, यही मेरी इच्छा है। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।